हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं अरुण कुमार आज इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेनोग्राफी का, उसके जीएस पोर्शन से संबंधित। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी होने वाला है 18 तारीख को। तो उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो 18 तारीख को भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। बस थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लेवल थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लगभग एक जैसी ही देखने को मिलेंगी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए बेहतर तरीके से। अब यहाँ देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो संगठन और मुख्यालयों की सूची का मिलान करने का दिया गया है। एक तरफ संगठन लिखे हैं, दूसरी तरफ मुख्यालय लिखे हैं। और जैसा कि मैं आपको अपनी क्लासेस में बताता आया हूँ कि एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का एक बड़ा रोल होने लग गया है। तो स्टैटिक जीके का बच्चे बड़ा रोल होने लग गया है। उसी के अनुसार अगर आप देखें तो संगठन और मुख्यालय का मैच करवा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके से लिंक्ड क्वेश्चन है। और यहाँ अगर आप देखें तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्क का कहाँ पर है, इंटरपोल का कहाँ है, ओपेक का कहाँ है। चार तरीके से संगठन दिए हैं और चार ही मुख्यालयों के बारे में पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सार्क का बच्चे मुख्यालय काठमांडू में है और नाटो का ब्रुसेल्स में है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। और जब मैचिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल को वो पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि मैचिंग करके दिखाइए। तो सार्कू को हमने काठमांडू से मिला दिया। अब मैं यहाँ पर आपको 2 मार्क करके इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको केवल 2 ही संगठन के मुख्यालय याद हैं तो बाकी 2 भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन को मैच कीजिएगा। पहले ऑप्शन का आंसर 4 है और दूसरे ऑप्शन का आंसर 3 है, जो केवल हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है ना? मतलब कहने का यह है कि पहला जो नाटो है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि ए के सामने 4 लिखा होना चाहिए, वो केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो बाकी अगर आपको याद नहीं है, बाकी मुख्यालय अगर आपको याद नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को अपने मार्किंग में ऐड करवा कर आएँगे। अब इस पूरी बात का रोल क्या है, वो समझ लीजिएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर बच्चे वो ये है कि आप इस लेवल को अगर तैयार करके चलते हैं, किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल हो इसीलिए मैंने ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उन सभी साथियों को भी दिखाइएगा जो कि 18 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 18 दिसंबर को, ठीक? बाकी स्टेनो का ये जीएस का पूरा पोर्शन में 25 क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ एक ही बार में और डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही ये भी बता दूँ कि जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ स्टेनोग्राफी के। अगर जिन बच्चों ने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है और वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर अपने सही आंसर बताइएगा और अपनी कैटेगरी भी आप बता सकते हैं। तो कैटेगरी के साथ ही कैटेगरी के सामने आप अपने मार्क लिखिएगा, यहाँ पर मार्क्स लिख दीजिएगा कैटेगरी के साथ। उससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस कैंडिडेट ने इतने अटेम्प्ट किए, इस कैंडिडेट ने इतने अटेम्प्ट किए। तो एक आकलन हो सकेगा कि हम कहाँ तक मेरिट को देख सकते हैं, ठीक? बाकी और लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, धीरे-धीरे डाटा कंक्लूड करूँगा और उसके बाद एक एक परफेक्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एईपीएस से आशय है। बच्चे याद रखेंगे, एईपीएस से आशय है आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज का, ठीक है? एईपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी वेरिएशन या ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि थोड़ा-सा हट के हैं। जैसे एईपीएस था, एडवांस लेवल है इसलिए एईपीएस पूछा गया। अगर लेवल डाउन होता तो इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, जो कि बहुत कम बच्चों को याद रहा होगा, ठीक? यहाँ देखते हैं, जीएस के सेक्शन में ही इन्होंने रीजनिंग का एक सवाल रख दिया है। हालाँकि ये जीएस का पोर्शन था और रीजनिंग पेपर में सिलेबस में नहीं दी है, तब भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं। 4 की गुणा 1 से की तो 4 आया, फिर 4 की गुणा 2 से कर दी तो 8 आया।
8 की गुणा 3 से की तो 24 आया और 24 की गुणा 4 से की तो 96 और 96 की गुणा 5 से की तो 480 और इसके बाद हम 6 से गुणा करके आंसर निकालेंगे, 2880 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सीधे-सीधे ये भी देख सकते हैं कि 4 लिखा है और 4 भी लिखा है तो गुणा 1 हुई है। यहाँ 8 है, यहाँ 24 है तो गुणा 3 हुई है। 1 से हम 3 तक पहुँचे +2 करके, यहाँ 96 है, यहाँ 480 है तो गुणा 5 हुई है और 5 तक हम फिर +2 करके पहुँचे हैं और उसके बाद देखें तो इस क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर निकालना है। इनफैक्ट +2 किया हमने तो आ गया 7 और 7 आने के बाद इस 7 से हम अगर 20,160 को भाग कर देंगे तो हमें आंसर 2880 तब भी मिल जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ध्यान रखें ये गरीब अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, 2020 में शुरू की गई थी जिस समय लॉकडाउन चल रहा था या फिर ये कहें कि जब कोरोना पीरियड या कोविड-19 का काल चल रहा था, तो उस समय आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया है, राशन गल्ले की दुकान पर। तो ये वही योजना है कि जो 2020 में लागू की गई है। एग्ज़ैक्ट डेट की बात करें तो अप्रैल मंथ आपको याद रख लेना है, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। ये विक्षोभ लिखा है, विक्षोभ हुआ है, मिसप्रिंट है, तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ अगर मैं इंडिया की मैप बना हुआ भी है ऑलरेडी, ये एग्ज़ामिनर ने बना के नहीं दिया है, पेन से बनाया गया है और इस मैप में अगर आप देखें तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो ये है और इधर से जब हवाएँ चलती हैं इस तरह से समुद्र से हवा उठती है, तो हवा उठने के बाद जो मतलब कह सकते हो आप हवा उठने के बाद जो इस साइड में रेन कराती है, ये एक्चुअली एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक एंटायर वीडियो से ही समझा सकूँगा। फिलहाल सिर्फ़ आप इतना समझें कि जब हवाएँ चलती हैं, तो हवा अपने डायरेक्शन की वजह से इस पश्चिम से उठने वाली समुद्र के जो वाष्पीकृत कह सकते हो आप वाष्प जो है वेपोराइज़ेशन जो है, उसका रुख उत्तर भारत की तरफ कर देती हैं, जिससे शीतकाल में भी भारत में बरसात देखने को मिल जाती है। ठीक? चलिए आगे देखें। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं, उन्हें आर्म बौछार कहते हैं और ये कहाँ होती हैं? तो बच्चे केरल और कर्नाटक के तट पर ये देखने को मिलती हैं। फिर से एक हल्का-फुल्का यहाँ मैप बनाने की कोशिश करते हैं इंडिया का। हालाँकि ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है ड्रॉ करने का वो थोड़ा एक अलग है ना? पेन पेपर हो तो एक अलग बात होती है। तो ये एक रफ फिगर हमने बनाई मैं इंडिया की। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या है पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट है और इधर आर्म बौछार चलती है, जिससे आम को पकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है? और ज़्यादातर कहाँ होता है? केरल और कर्नाटक के तट पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनओ द्वारा वर्णित एसडीजी की सही संख्या चुनें, तो ये बच्चे 17 है सही संख्या, ध्यान रखें। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको फुल फॉर्म है और इसके द्वारा वर्णित संख्या पूछ रहा है तो 17 इसकी संख्या है, ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मिलान करने वाला पूछा गया है, ग्रुपिंग करवा रहा है, ग्रुपिंग का मतलब ग्रुप तैयार करवा रहा है पूरा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं और इनमें से 4 ऑप्शन यहाँ हैं, तो इसका मतलब एक ऐसा है जो भारतीय उपग्रह नहीं है। सवाल है कि कौन भारतीय उपग्रह हैं? तो 4 ऐसे होंगे जो भारतीय उपग्रह हैं। इनसैट भारतीय है, कल्पना भारतीय है, आरएस भारतीय है, आईआरएस भारतीय है। स्पुतनिक को छोड़कर एडुसेट भी भारतीय है और स्पुतनिक जो है बच्चे आप जानते हो यूएसएसआर का है, जो आज की डेट में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो ये रूस के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट रूस के द्वारा भारतीय उपग्रह है जो कि रूस का है। ये बात मतलब सॉरी भारतीय उपग्रह है जो कि 4 हैं और रूस का है स्पुतनिक। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ए, बी, सी, ई ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो तीसरे ऑप्शन में भी सेम डिजिट दे रखे हैं तो इसलिए 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। इन दोनों को जिसने लगाया होगा उसको तो मार्किंग होगी होगी, लेकिन हो सकता है कि आयोग अपनी तरफ से 1 नंबर प्रमोट कर दें उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 1 और 4 पर क्लिक किया है।
मतलब टिक लगाया है। ठीक है, तो इसमें एरर आप मान सकते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीम और शैलियों के साथ किस थीम का मिश्रण देखने को मिलता है? तो पर्शियन का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल काल के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट गया था और मुगल काल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1526 से लेकर ये 1857 की क्रांति तक मुगल शासक रहे हैं भारत में, 1857 तक रहे हैं। हालाँकि इनका जो प्रचंड था वो समाप्त हो चुका था जिस समय औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी। लेकिन फिर भी मुगलों का ये राज चलता रहा 1857 तक, और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके रंगून की जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर उसकी मौत वग़ैरह हो गई थी। उसके बाद भारत में आप जानते हैं किसका शासन चला? डायरेक्ट समाश्री घोषित कर दी गई भारत की विक्टोरिया फर्स्ट, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। यहाँ प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत ऊपर उष्ण वायु की परत हो सकती है, यह कहलाता है। तो यहाँ पर तापीय रूपांतरण इसका आंसर एग्जैक्ट है। बाकी कुछ लोगों ने कहा है तापीय प्रतिलोमता। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है और वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो कर ही देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है? तो बहिर्स्थानिक संरक्षण कहलाता है। उनके किनके मतलब जो प्रजातियां हैं, जो जीव हैं, उन्हीं की बात चल रही है। निवास स्थान से जो बाहर का संरक्षण होगा, परिरक्षण होगा, बाहर का जो सर्कमस्टेंस होगा, वो बहिर्स्थानिक संरक्षण कहलाएगा। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ भी सूची का मिलान करवा रहा है और ध्यान से अगर देखें हम तो एक तरफ उसने जलमंडल पहली सूची में और दूसरी सूची में उसने कुछ ये डिटेल दी है। जलमंडल से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जलमंडल से हमें भूजल, सतह का जल प्राप्त होता है और भूपर्पटी मंडल से हमें मिट्टी और चट्टान प्राप्त होती है। रेडिएंट ऊर्जा से हमें रेडियो तरंग और एक्सरे प्राप्त होते हैं। एक्सरेज है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो एक्स किरणें हैं उनकी बात चल रही है। तापीय ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त होती है। तो मतलब क्या बन जाना चाहिए? पहले का 3, पहले के आगे कहाँ 3 लिखा होना चाहिए, बी के आगे हमारे सामने 2 लिखा होना चाहिए, सी के आगे क्या लिखा होना चाहिए बच्चे? सी के आगे फर्स्ट लिखा होना चाहिए और डी के आगे फोर्थ लिखा होना चाहिए। ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर ये है। अब ग्रुपिंग वाले सवाल में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आपको 2 याद हैं, 1 भी याद है और ऑप्शन में 1 से ही काम चल जा रहा है, जैसे डी का 4 आपको पता है, लेकिन यहाँ डी के 4 यहाँ पर 2 जगह दे रखा है। मान के चलिए सी का फर्स्ट है, ये क्लियर है आपके पास। इतना ही आपको याद है कि रेडिएंट ऊर्जा रेडियो तरंग और एक्स-रे से प्राप्त होती है और यहाँ सी में फर्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सी में फर्स्ट आ रहा है। तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं आराम से। लगा सकते हैं कि नहीं? बेहतर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। देखो इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइमरी सेक्टर में आने वाली चीज़ें तो ध्यान रखिए, मत्स्य पालन प्राइमरी सेक्टर में आता है। ज़मीन से जुड़े हुए सारे काम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा। खनन ज़मीन से जुड़ी है, कृषि ज़मीन से जुड़ी है, क्या बुनाई ज़मीन से जुड़ी है? तो नहीं। क्या बैंकिंग? ये भी नहीं। तो प्राथमिक सेक्टर में 3 चीज़ आती हैं, मत्स्य पालन, कृषि और खनन, यानी कि ए, सी, डी। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल ए, सी, डी ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाता है। बच्चे इस क्वेश्चन से आपको यही सीखने को मिलता है कि आपकी जो अगली परीक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट की होने वाली है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है? इस बेस पर आप तैयारी को अपनी बनाए रखें, अच्छी बेहतर तैयारी को लेकर चलें। फिर से सूची का मिलान करवा रहा है, मोमबत्ती किस ऊर्जा को बदलती है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, मतलब एक का थर्ड हो जाना चाहिए, एक का थर्ड हो जाना चाहिए। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, मतलब इसका फर्स्ट हो जाना चाहिए। और सितार आपको यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, इसका सेकंड हो जाना चाहिए और बचा कुचा तो फोर्थ हो ही जाएगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो जहां ए के आगे 3 और बी के आगे 1 लिखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 भी हमें याद है तब भी
ए के आगे 3, बी के आगे 1 लिखा हुआ है और इसी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। आप जानते हैं ज्योतिराव फुले 1857 विद्रोह के नेता नहीं थे। ये सत्यशोधक समाज के एक संस्थापक रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो बिरसा मुंडा ये भी नहीं है, ये आदिवासी आंदोलन के नेतृत्व में रहे थे। बहुत कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी, आप जानते भी हैं बिरसा मुंडा के बारे में, है ना? लेकिन बचे हुए कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब, बीडीई। ये 3 लोग हैं जो 1857 के विद्रोह से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है, केवल बीडीई ये करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चे ऐसी ही जीएस की कुछ प्रैक्टिस सेशन मैं आपके साथ शेयर किया करता हूँ बीच-बीच में यूट्यूब पर। हालाँकि बहुत समय से नहीं किया था, लंबे समय से नहीं किया था, परंतु अब आगे कंटिन्यू करने का पूरा प्रयास, भरसक प्रयास रहेगा। आप जीएस के करंट अफेयर बोल रहा हूँ, जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए आप सेशन को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर चलते रहेंगे और साथ ही साथ जैसे कोई एग्ज़ाम सामने होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जीएस को ढालकर लेते चल रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि हिंदी की कुछ क्लासेस मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत जल्दी समय में, बहुत कम समय में। और जीएस की भी क्लास लंबे समय से रुकी हुई है, वो क्लास अब कंटिन्यू आपके चैनल पर चलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने वाले लोगों का दिल से धन्यवाद। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्राचीनतम मंदिर कौन-सा है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दशावतार मंदिर है। हालाँकि जगन्नाथ मंदिर नहीं है, ये पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, ध्यान रखिए। ये इसका आंसर नहीं है, दशावतार मंदिर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन क्या है? तो बच्चे याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा बोली जाती है, साथ ही अरबी भाषा बोली जाती है। 7 भाषाओं का समूह है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 7 भाषाएं कौन-कौन सी हैं? 4 मैं बता चुका हूँ, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। 3 और हैं जो आपको बता देनी है, ठीक? यहाँ देखें तो ध्यान से, फ्रेंच, अंग्रेजी तो बोली जा रही है लेकिन जर्मन नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश तो बोली जा रही है लेकिन जर्मन पहले भी नहीं तो अब भी नहीं है। अंग्रेजी, फ्रेंच तो बोली जा रही है लेकिन इटालियन नहीं है, तो इसलिए 3 ऑप्शन गलत और पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो कि एक लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं अभी स्किप करता चलता हूँ। आगे हम 19 नंबर पे देखें तो ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, हालाँकि जीएस का पार्ट था। इसको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। डिक्शनरी को देखें ध्यान से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखा हुआ है, बीच में एक नंबर 2 भी लिखा हुआ है। देखने में ऐसा लगेगा कि 1 से 9 तक लगातार लिखा है, पर ऐसा नहीं। ध्यान से देखो, बीच में 2 लिखा हुआ है। मतलब हर एक क्या कहें, अल्फ़ाबेट के लिए एक डिजिट दी गई है। जैसे डी के लिए 1 है, आई के लिए 2 है। वैसे ही लास्ट में देखें तो NARI लिखा है और इसके लिए 6, 7, 8, 9 भी लिखा हुआ है। तो जो पूछा है इसने ऑर्डिनरी के लिए हम कैसे करेंगे? ये कोडिंग डिकोडिंग है, कोड को डिकोड करना है। यहाँ पहले डिकोड किया गया है, फिर कोड को डिकोड हमें करना है, ठीक? ऑर्डिनरी को देखें तो NARI लिखा है, मतलब 6, 7, 8, 9 सभी ऑप्शन में देखने को मिला। शुरू में ओ लिखा है, ओ कहाँ है? ओ पर 5 है, 5 भी शुरू में सब में देखने को मिला है। लेकिन ओ के बाद जो आर लिखा है, आर की वैल्यू 8 है और वो केवल एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं भैया। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि 225, 196, 144, 121 देखते ही पता चल जाता है कि इसमें वर्ग हो रहा है 10 का वर्ग, 121 है 11 का वर्ग, 144 12 का वर्ग, हमें 13 का करेक्ट आंसर बनाना है, बात खत्म। नेक्स्ट देखें, प्यूरा से आशय क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड जो पेपर को बना देता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्यूरा से मतलब है बच्चे प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। हालाँकि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें प्रोविज़न करके ऑप्शन दिखा रहा है। प्रोविज़न, प्रोविज़न ऑफ, प्रोविज़न ऑफ, इसके बाद सेमी है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। हालांकि प्रोविजन ऑफ अगर एक साथ हम देखें तो प्रोवाइडिंग भी इसके लिए करेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर ये बन जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई है?
बच्चे देखो ध्यान से देखो, प्रधानमंत्री आपके कौन है? तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भारत के वर्तमान में। और नरेंद्र मोदी ने ये जनधन योजना शुरू की थी। बच्चा-बच्चा जानता है 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और ऑप्शन देखो एग्ज़ामिनर ने कितने सरल से रख दिए। थोड़ा-सा तो दिमाग एग्ज़ामिनर को लगाना चाहिए था कि भाई 2013 में मोदी जी नहीं बने, 12 में नहीं बने, 11 में नहीं बने, 14 में बने तो 14 में लागू की होगी, बात खत्म हो जा रही। 14 से ऊपर के ऑप्शन रखते तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन बनता भाई, लेकिन उसके लिए भी एक रामबाण इलाज है। आप ध्यान रखेंगे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में डलवाऊँगा। ऐसी न्यूज़ चलती है। अब इसके पीछे वास्तविकता कुछ और ही है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलिए फिलहाल आगे बात करें। 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में डालने के लिए इन्होंने गाँव-गाँव जाकर जन-जन व्यक्ति के खाते खोले थे, जिसको जन-धन खाता कहा जा रहा था। और उस जन-धन खाते में 15-15 लाख आएँगे, ऐसे सोचकर लोगों ने खुलवाए भी थे। मतलब 15-15 लाख तो नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे में अमाउंट आएगा, इसलिए अकाउंट खुलवाया गया। तो 2014 की ही योजना है, ये बात भली-भाँति आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत पॉपुलर रही है। इसके लिए विवादों में भी रहते हैं मोदी जी, कई बार विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, कोशिश ही कर सकता है और कुछ नहीं। आगे देखें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बच्चे राज्य या जनसंख्या यूनियन टेरिटरी का पूछ रहा है, तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2011 के अनुसार। ठीक है? जनघनत्व लगभग 1000 से भी ज़्यादा कुछ था यहाँ पर जनघनत्व। जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, है ना? वो तो आप जानते ही हो ना? चलो नेक्स्ट। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? बच्चे यहाँ पर देखने को लगता है कि 2011 का वो पूछ रहा है, परंतु ध्यान रखें कि 2011 के जगह वो उसे 2021 का पूछना था और ये मिसप्रिंट करके ये सवाल 2011 में बन गया है। हालाँकि कहा जाता है कि अगर हिंदी का पेज मिसप्रिंट है या कहीं भी एरर है तो उसके लिए हमें इंग्लिश वर्ज़न चेक करना चाहिए। जो इंग्लिश में होगा वही सत्य माना जाएगा। देखें तो इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया क्वेश्चन? बहुत नीचे आ गए हम। कोई नहीं। देखें तो इंग्लिश में भी क्या लिखा है बच्चे? इंग्लिश में भी आपके 2021 ही लिखा हुआ है और 2011 ही लिखा हुआ है। और जो 2011 लिखा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में 2011 का भी वो पूछ सकता है। तो 2011 के अनुसार देखा जाए तो गोवा इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर 2021 के अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर केरल है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये बन जाता है कि 2021 के हिसाब से केरल, 2011 के हिसाब से गोवा, तो भैया क्या हमें करना चाहिए? तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी इसमें 1 नंबर सभी बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ही एरर है। बच्चों ने केरल लगाया है, सभी ने केरल, जिसको याद था केरल ही लगा के आए हैं। यहाँ देखेंगे कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं? चोरी, किराया संबंधी मामले, तलाक के मामले, हत्या और उत्पीड़न। आप मुझे कमेंट करके बता दें कि कौन-सा ऐसा मामला है जो आपराधिक विधि का उल्लंघन करता है? तो चोरी करती है? बिल्कुल करती है जी। हत्या बिल्कुल, उत्पीड़न बिल्कुल। क्या तलाक के मामले, किराए संबंधी मामले ये आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं? मतलब ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कानून का उल्लंघन अब किराया संबंधी मामला है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तलाक का मामला है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कानून हमें इस बात का अथॉरिटी देता है कि हम किराए में रह सकते हैं। कानून हमें इस बात की अथॉरिटी देता है कि हम तलाक ले सकते हैं, दे सकते हैं, अगर दोनों की सहमति होती है तो तलाक आराम से भी हो जाते हैं। तो यहाँ इन मामलों को आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हुए नहीं पाया जा रहा है और देखा जाए तो ऑप्शन में ग्रुपिंग भी केवल 3 ही ऑप्शन की करवा रहा है, 3 ही चीज़ों की करवा रहा है, तो ए, डी, ई इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैं ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। चोरी, किराया संबंधी मामले, तलाक के मामले, हत्या, उत्पीड़न में केवल और केवल चोरी, हत्या, उत्पीड़न ही क्या हैं? आपराधिक विधि का उल्लंघन करने वाले मामले हैं। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। अब हिंदी शुरू हो जा रही है, तो जीएस के क्वेश्चन इतने ही थे और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और हिंदी के लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर दूँगा। ये जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बेहतर भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही मैं और भी क्या कहने वाला था, चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इतना ही कहना था। आंसर की के लिए आप मुझे अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, मार्क्स ज़रूर बताइएगा।
कि आपके कितने पूरे पेपर में सही हैं, उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो इसी चैनल पर मैं लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।